नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित 30 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप ज़रूर से वीडियो के पूरे प्रश्न को सॉल्व करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कितना आपका सही हुआ, क्योंकि ये सभी प्रश्न उन सभी प्रश्नों में से है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे और बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करेंगे हम। पहला प्रश्न है हमारा, पौमचर्यू पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए जल्दी से, पौमचर्यू किसकी पुस्तक है? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। स्वयंभू पौमचर्यू पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदु हिंदुस्तानी में कितने हिंदी के कवि शामिल थे? तो इस्तवार द ला जो लिटरेचर एंदो हिंदुस्तानी जो पुस्तक है उसमें पूछा जा रहा है हिंदी के कितने कवि शामिल थे। गारसा दत्तासी की पुस्तक है, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 72 हिंदी के कवि शामिल थे। अगला प्रश्न है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो बताइए जल्दी से, किसने कहा था उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने उत्तर अपभ्रंश को क्या कहा था? पुरानी हिंदी। चलेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य को वीर गाथा काल किसने कहा था? तो वीर गाथा काल कहने वाले कौन है? आपको पता ही है जी, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। अगला है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा और साहित्य का विकास पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या सी उपाध्याय हरिऔध जी। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल जी ने कितने ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा था? तो आपको पता है शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उद्धृत किया है जिन ग्रंथों के आधार पर उन्होंने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा था। तो जी हाँ, 12 जो ग्रंथ थे आधार पर ही शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया? तो दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किया था रामचंद्र शुक्ल जी ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ शुक्ल जी से होता है। वही रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? तो हिंदी साहित्य में रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ स्वीकार किया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 693 से 393 ईस्वी से ही रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ स्वीकार किया है। चलेंगे अब अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कुल कितने रचनाकारों का परिचय दिया है? तो जल्दी से बताइए। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 952 कवियों का परिचय जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में दिया है। चलेंगे अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा है? तो आप सभी जानते ही हैं। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या कहा है? संधि काल या चारण काल कहा है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 10वीं सदी से शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। वहीं अगला प्रश्न है, किसने आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा दी थी? तो आप सभी को पता है बीजवपन काल कहा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा। वहीं अगला प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो जी हाँ, आदिकाल को प्रारंभिक काल कहने वाले कौन थे? तो मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने वीरगाथा काल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? तो आप सभी जानते हैं इसका उत्तर। जी हाँ, संवत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 1050 से 1375 विक्रमी को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल की समय सीमा मानी है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो आपको पता ही है इसका उत्तर। किसने कहा है सिद्ध सामंत काल? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी है? तो जल्दी से बताइए। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 1400 ईस्वी आदिकाल की अंतिम सीमा बताई है ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, भविष्यत कहा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता ही है, बहुत बार आपने पढ़ा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। धनपाल है भविष्यत कहा पुस्तक के लेखक।
अगला प्रश्न है सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? आप सभी जानते हैं कितनी है सिद्धों की संख्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। अगला प्रश्न है किसने आदिकाल का नाम वीर काल रखा है? तो आप सभी जानते हैं वीर काल किसने रखा है नाम आदिकाल का, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने आदिकाल का नाम वीर काल रखा है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का केवल प्रवृत्तिगत विभाजन व नामकरण किसने किया है? तो केवल प्रवृत्तिगत विभाजन व नामकरण किसने किया है? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ग्रियर्सन ने केवल प्रवृत्तिगत विभाजन एवं नामकरण हिंदी साहित्य का किया है। चलेंगे अपने अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो जल्दी से बताइए किसे माना रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी का प्रथम कवि? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। चलेंगे अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है सर्वमत से हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, अर्थात सभी के मत से हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो आपको पता ही है कौन है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी सरहपा। सर्वमत से हिंदी का प्रथम कवि सरहपा माने जाते हैं। अगला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, जल्दी से बताइए। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो शिव सिंह सेंगर किसे मानते हैं हिंदी का प्रथम कवि, जल्दी से बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पुष्य या पुण्य को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। चलेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी का आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा था? हिंदी के आरंभिक रूप को तो जल्दी से बताइए किसने कहा था? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भोला शंकर व्यास जी ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा था? अवहट कहा था। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है उत्तर अपभ्रंश क्या है? तो उत्तर अपभ्रंश क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आरंभिक हिंदी। उत्तर अपभ्रंश क्या है? आरंभिक हिंदी है। चलेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है, यह मत किसका है? क्या कह रहा है कि हिंदी का संत काव्य जो है वो पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है, और यह मत किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ऐसा मत है। अगला प्रश्न देखेंगे इतिहास लेखन में शुक्ल जी का प्रथम कदम क्या था? क्या था? अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग करना, या अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से जोड़ना, अपभ्रंश साहित्य को प्राकृत से अलग करना, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग करना। अगला प्रश्न देखेंगे साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो आप सभी जानते ही हैं क्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी काल विभाजन और नामकरण की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे हम अपने अगले और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का प्रश्न है रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास में किस काल तक का विवेचन किया है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताइए किसका किया है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल तक का ही विवेचन किया है, ध्यान रखिए। तो इस प्रकार हमने फटाफट 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेती आऊंगी। चैनल के साथ इसी प्रकार से बने रहिए, अपना सपोर्ट चैनल को देते रहिए। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।